स्पीड पे ना नॉर्मली आराम से चलेगी। बाइक कौन सी लेनी चाहिए लॉन्ग राइड्स के लिए, देखो भाई ड्राइवर के ऊपर है कि वो उसे चलाता कैसा है। आज हम बात करेंगे लॉन्ग राइड जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाइक के बारे में। बाइक की अगर हम बात करें तो सर्विसिंग लॉन्ग राइड जाने से पहले करवाना बहुत ज़रूरी है। और सर्विसिंग में ऐसा नहीं कि सीधा जाकर मैकेनिक के पास गाड़ी दे दिया और उसको बोल दिया कि बेटा गाड़ी रिपेयर कर दो और हम घर जाके चले जाके आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे सब नहीं। और स्पेशली ऑयल चेंज करने के टाइम ना चेक करो कि मैकेनिक ऑयल चेंज कर रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल की क्वालिटी कभी कभी ना मतलब काला नहीं हुआ रहता है। ऑयल ऑयल थोड़ा दिखने में अच्छा ही रहता है, बट बाइक 2-3 हज़ार चल चुकी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक 2 हज़ार किलोमीटर में भी मतलब उतना ऑयल जलता नहीं है। तो मैकेनिक क्या कर देता है कि उसी ऑयल को वैसे ही रख देता है और सिर्फ टॉपअप करके ना रिटर्न लेकर के देता है, गाड़ी ले लो हो गई सर्विसिंग बोल के। तो हम क्या समझते हैं कि ऑयल चेंज हो गया है, ऐसे सोच के चूतिया बन जाते हैं। इसके लिए एक चीज का ध्यान दो कि ऑयल को चेंज करते समय सामने रुक के चेंज करवाओ। ऐसे नहीं कि नवाब साहब जैसे घर पे जाके आराम से बैठ गए और इसको जाके बोल दिया बेटा चेंज कर दो। तो ऐसे सब नहीं करना चाहिए, ऑयल को सामने रह के चेंज करो। अब दूसरी चीज की अगर हम बात करें, गाड़ी के अंदर सर्विसिंग क्या क्या करनी चाहिए। चेन जो है, चेन को अच्छे से एकदम क्लीन कर दो। अब जरूरी नहीं कि चेन स्प्रे लेके महंगा महंगा चेन स्प्रे लिया उससे क्लीन किया, WD-40 लेके क्लीन किया, ऐसे सब काम मत करो। बजट कम है, बजट ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल से भी धोएगा तो चलेगा, पेट्रोल से ले लो, पेट्रोल से क्लीन कर दो चेन को। तो पेट्रोल से चेन को क्लीन करो अच्छे से। फिर बाद में चेन स्प्रे है तो चेन स्प्रे मारो। अगर आप लोगों के पास चेन स्प्रे नहीं है तो एक्टिवा में 80 रुपए वाला गियर ऑयल आता है, उसे मारो। गियर ऑयल डालेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर चेन को थोड़ा अच्छे से लूप कर देना, क्योंकि लॉन्ग राइड होती है तो चेन का लुब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि चेन का लुब्रिकेशन कम है, तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना होगा। ये बस वाला बहुत धूल कर रहा है, रुको इसको ओवरटेक करके रहता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैं चेन की बात कर रहा था। तो आपको पता कैसे चलेगा कि चेन का लूप कम हुआ है। चेन ना अपने आप आवाज करने लगेगी, कर 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 करके चेन में से आवाज आने लगेगा, इन केस जब चेन में ऑयल कम रहेगा तो वो चीज का ध्यान दो। और एवरी एक 200 250 किलोमीटर में चेन को लूप करते रहो। अब बिना लूप करे बाइक कितनी चल सकती है, अगर हम इसकी बात करें ना, मैंने अब तक 1200 किलोमीटर मतलब जाने से पहले मैंने लूप किया था, उसके बाद जब मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचा 600 किलोमीटर की राइड थी, उसके बाद में मैं लूप नहीं कर पाया, तो मुझे उधर ऑप्शन नहीं था। फिर उधर से रिटर्न आते समय मैं वैसे ही निकल के आया, तो बिना लूप के मैं ऑलमोस्ट 1200 टू 300 किलोमीटर में बाइक राइड कर चुका हूँ, मुझे अब तक ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। मगर एक चीज दोस्तों, ऐसे नहीं करना चाहिए, उससे मतलब चेन के जो वो जो पॉइंट्स होते हैं ना उसमें प्ले आएगा। चेन में आप कितना भी लूप कर दो फिर काम नहीं बनेगा, चेन आवाज करते ही रह जाएगी। अगर आप लोगों को स्मूथ चेन चाहिए तो ट्राई करोगे टाइम पे लूप करना। अगर आप लोग टाइम पे लूप नहीं करोगे तो चेन में आवाज बढ़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें प्ले बढ़ता जाएगा ना चेन आवाज करते रह जाएगी। इवन उस पे अभी ये जो AS200 है, ES हो गई, NS हो गई, RS हो गई, ये जो 200 सीरीज की जितनी भी बाइक है ना, जरूरी नहीं बजाज ही बोल के, दूसरे यमाहा की भी हो गई, R15 हो गई, इनमें ना चेन में एक रबर वॉशर आता है साइड में। चेन को हर पॉइंट्स पे उसके लगा होता है रबर वॉशर। तो उस रबर वॉशर को क्या होता है कि लूब नहीं मिलने की वजह से ना गर्म होकर वो रबर वॉशर टूटते हैं, और टूटने के बाद चेन फिर से आवाज करने लग जाएगी कर 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 करके। तो इसलिए ट्राई करो कि एटलीस्ट 250 किलोमीटर के बाद चेन को थोड़ा सा लूप करने के लिए, चाहे तो चेन स्प्रे कैरी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हो गई चेन स्प्रे के बाद, चेन को लूप करने के बाद और चेन क्लीन करने के बाद। अब हम बात करेंगे इंजन ऑयल, तो हो गया। और एयर फिल्टर जो है एवरी सेकंड सर्विस के बाद एक बार चेक कराओ कि एयर एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए या नहीं। अगर उसकी चाहिए, ऐसी जरूरत लगती है तो उसको चेंज कर दो। एयर फिल्टर को ऐसे ही खराब को कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि अगर आप लोगों की नाक को हम बंद कर देंगे तो क्या आपको सांस लेने में मतलब समझ सकते हो ना कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बाइक को भी, बाइक का जो एयर फिल्टर है वो उसकी नाक है, वहीं से गाड़ी का इंटेक होता है। तो ट्राई करो कि एयर फिल्टर अच्छा रखे, जिससे गाड़ी को अच्छी एयर मिले। और लॉन्ग राइड्स पे ऐसे सब देखो, एयर फिल्टर की कॉस्ट होगी 200 रुपया, 200 से 250 रुपीज। तो 250 के सामान के लिए अगर रोड पे, अगर हाईवे पे गाड़ी बंद पड़ेगी तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर लगता है इसे चेंज करना चाहिए, गंदा है, तो उसे सीधा चेंज कर दो। अब सेकंड चीज की अगर हम बात करें, अब लोकल राइड जब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, ऐसे कुछ लग रहा है कि कुछ आवाज आ रहा है, या गाड़ी थोड़ा एबनॉर्मल चल रही है, झटके दे के चल रही है, कुछ भी चल रही है, या फिर ब्रेक पैड्स गए हैं ऐसे लग रहा है,
तो जाके सबसे पहले एबनॉर्मल अगर बाइक चल रही है तो फिर सबसे पहले मैकेनिक को जाके दिखाओ और कंफर्म कर लो कि फॉल्ट क्या है। अगर फॉल्ट जो भी है उसे सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करो। पहले खुद की बाइक में जो भी फॉल्ट है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरी बाइक में एट प्रेजेंट फिलहाल मुझे फील हो रहा है कि इसका हैंडल जो है थोड़ा लूज हुआ है, मतलब गड्ढे में जब भी जाती है हैंडल थोड़ा मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। तब ऐसे नहीं कि शायद कुछ रहेगा, मतलब ऐसे चलाने नहीं चाहिए, तो इसे भी रिजॉल्व करना चाहिए, इसे भी मैं जल्दी ठीक करूंगा। तो फिलहाल मैं बस एक छोटा सा व्लॉग बना रहा था, इसके लिए मैं इसे अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन जब मैं लॉन्ग राइड करूंगा, लॉन्ग राइड से पहले आप लोगों को ये काम करना ही चाहिए। ऐसे सब छोटे मोटे चीजों को ना, ऐसे सब छोटे मोटे चीजों को मिस अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हाईवे पे अगर ये हैंडल लूज हुआ तो मेरे एल लग गए समझ लो, आगे पीछे कुछ नहीं है बाद में सपोर्ट, ना हम दोस्त को बुला सकते हैं ना किसी फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी होते हैं घर से 200-300 किलोमीटर दूर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बाइक को लॉन्ग राइड लेके जाने से पहले। आपकी बाइक में जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सबसे पहले रिजॉल्व करो। जैसे कि टायर पंचर हो गया या टायर में हवा कम हो रही है, जैसे कि मेरा जो पीछे का टायर है इसमें मैंने नोटिस किया है कि हवा कम हो रही है, बट ये ट्यूबलेस टायर है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उतना अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। थोड़ा मैंने क्या किया कि थोड़ा मोटा टायर डाला है, तो उतना पता नहीं चल रहा है कि हवा कम हुई है या नहीं। बट ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को ना ध्यान देना चाहिए कि अगर लगता है कि हवा कम हो रही है तो हवा को भी एक बार, मतलब टायर को भी चेक करा लो कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली टायर के साथ में। तो और सेकंड थिंग होगा आप लोगों की बाइक में फॉग लाइट्स। बाइक में फॉग लाइट्स का होना बहुत जरूरी है अगर आप लोग नाइट में ट्रेवल कर रहे हो, क्योंकि फॉग लाइट नहीं होंगे ना तो फिर आप लोगों को रात में बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसके जो स्टॉक हेडलाइट्स है, अब ये तो एएस है, एएस हो गई, 220 हो गई पल्सर, इन दोनों में प्रोजेक्टर्स आते हैं। प्रोजेक्टर होने के बावजूद भी इसका जो हेडलाइट विजिबिलिटी है वो सबसे बकवास है, मतलब रात के समय आप लोगों को कुछ दिखेगा ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई करो कि इसका प्रोजेक्टर से ज़्यादा बेटर मुझे इसका हेलोजन लगता है जब मैं हाई बीम पे चलाता हूँ। तो जो भी चीज़ ट्राई करो कि बाइक के अंदर कोई अच्छे क्वालिटी के फॉग लाइट्स रखना, क्योंकि देखो मैंने, अगर आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखोगे, पिछले ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि कोई लोकल चाइना वाला डाला था, फिर ऑन द वे हाफ वे पे एक लाइट चलना बंद हो गया। ऐसे प्रॉब्लम फेस होती है और लाइट्स का होना रात में बहुत ज़रूरी है। तो फिर लाइट का होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। फोर्थ चीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, फोर्थ चीज़ होगा हमारा इसके हॉर्न के ऊपर। अगर आप लोग हाईवे पे लॉन्ग राइड करने वाले हो तो प्लीज़ अच्छा वाला हॉर्न बिठाओ, क्योंकि एक मिनट, हाँ, अच्छा वाला हॉर्न बिठाना, क्योंकि अच्छा वाला हॉर्न बहुत ज़रूरी है जिसका वॉल्यूम थोड़ा लाउड हो। ऐसे नहीं कि कोई चपरी जैसा परा 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 हॉर्न लगाए। बिटाओ कोई अच्छा वाला ही हॉर्न डालो जिसका साउंड भी उतना खराब नहीं हो, ज्यादा म्यूजिकली भी नहीं हो, डिसेंट हो। हॉर्न का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है कि लॉन्ग राइड्स पे ना बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, वो 10 टायर ट्रक, वो 12 टायर ट्रक, वैसे सब ट्रक्स जो होते हैं जो ट्रेलर के साथ चलते हैं, उन लोगों को ना हमारी बाइक नजर ही नहीं आती, मेन थिंग बोला तो। और जब मैं हॉर्न बजाता हूँ, इसकी जो ओरिजिनल स्टॉक हॉर्न से जब मैं वो प्रेस करता हूँ, तो मतलब ट्रक वाले को सुना ही नहीं देता है कि पीछे मैं हूँ। इसके लिए मैंने हॉर्न थोड़े बड़े वाले डाले हैं, क्योंकि एटलीस्ट जब भी मैं बजाता हूँ ना हाईवे पे, तो एटलीस्ट उसे पता चलता है कि पीछे बाबा बाइक आ रही है या कोई तो आ रहा है। जैसे कि मैं जब बेंगलुरु हाईवे पे मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि ट्रक वाले, वहां पर क्या होता है कि 3 लेन्स के हाईवे होते हैं, तो वो 3 लेन में ट्रक वाला चलते चलते ना ऑल ऑफ सडन इस लेन में आता है। तो इस लेन में आने से क्या होता है, पीछे हम होते हैं तो हाई स्पीड पे क्या होता है, देखो हाईवे पे गाड़ी कम से कम 80-90 की स्पीड पे होती ही है। अब कुछ भी कर लो, उससे कम पे कोई चलाता नहीं। तो मैं भी 80-90 की स्पीड पे होता हूँ, तो ऑल ऑफ सडन ब्रेक मारने नहीं होता है सामने कोई आया तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो हॉर्न, एटलीस्ट सामने वाले को पता तो चलेगा कि हम पीछे आ रहे हैं। और हाईवे पे हवा भी बहुत होती है तो ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो इसके लिए हॉर्न का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग खाने पीने की बात करेंगे। रात में अगर आप लोग निकलने वाले हो तो ट्राई करो कि रात में ना निकले, उसके बजाय सुबह के 4 बजे या 3 बजे ऐसे निकलना। फुल नाइट राइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब हम लोग फुल नाइट राइड करते हैं ना, मॉर्निंग के टाइम पे इतना टायर्डनेस फील होता है कि मतलब और चलाने नहीं होता है, मतलब बॉडी में पेन बहुत होने लगता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कि फुल नाइट नाइट राइडिंग की बात करेंगे, तो नाइट के टाइम पे स्पेशली ट्राई करो कि फुल नाइट राइडिंग ना करें। नाइट राइडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, स्पेशली जब जब भी फॉर एग्जांपल मैं जब गोवा से बेंगलोर के लिए निकला था, तो शाम में 3-4 बजे कुछ निकला था। तो बाय द टाइम मैं बेंगलोर पहुंचा, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक मैं कुछ बेंगलोर पहुंचा था।
तो 3 बजे ना, ऐसे 3 बजे ऐसे ना प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि एक तो हमारा पेट खाली होता है, उसमें क्या होता है कि एसिडिटी मारती है। सेकंड थिंग, नींद भी नहीं होती ठीक से, नींद की वजह से ना एसिडिटी और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा मतलब बाय द टाइम 3 o'clock ऐसे ना ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, तो आप लोगों को ठंड लगने लगेगी। ठंड से ना प्रॉब्लम बहुत होने लगेगा आप लोगों को, तो इवन बैक पेन होने लगेगी। ये सब चीज़ें ना डे टाइम में मतलब उतनी नहीं होती, मतलब टायर्डनेस ऑब्वियसली होगा, बट डे टाइम में इतनी सब प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती जितनी नाइट राइड में होती है। आई नो कि टाइम सेव होता है कि रात के अंधेरे में ही पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन पे, बट प्रॉब्लम जो फेस होगी ना उसकी ना हालत खराब होगी। इसके लिए ट्राई करो कि नाइट राइड में फुल नाइट राइड करने की कोशिश मत करो। उसके बजाय एटलीस्ट रात को 3 बजे निकलने की कोशिश करो। 3 बजे भी क्या होगा कि आप अपना जो एरिया है, जैसे कि मैं गोवा में रहता हूँ, तो गोवा से जब तक मैं बाहर निकलता हूँ कर्नाटक या महाराष्ट्र साइड, तो एटलीस्ट मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट 1 or 2 लगते हैं। तो 3 बजे अगर मैं निकलता हूँ तो सुबह के 5 बजे तक मैं गोवा क्रॉस करता हूँ। उतना गोवा में फॉरेस्ट नहीं है, तो जैसे मैं गोवा क्रॉस कर लिया, 2-5 बजे तक पहुंचा वाला, तो और 1 घंटे में डे हो जाता है, सुबह निकल जाती है, सूरज बाहर आता है। तो उतनी भी ठंड का सामना नहीं करना पड़ता है। धूप की वजह से क्या होता है कि थोड़ा फ्रेश फील होता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और खाने पीने की बात करें तो रात में कम खाया करो, मतलब स्पेशली अगर आप लोग राइड करने वाले हैं तो पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कम खाना खाओ, लिमिटेड खाओ। क्योंकि वॉशरूम की प्रॉब्लम आई तो रात में और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात में जंगल होता है और सब कुछ बंद होते हैं, तो कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती। कम खाना खाओ। इवन इवन डे में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होगा वो भी थोड़ा लाइट करो, ज़्यादा मसालेदार ऐसे सब ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी डिनर नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोग फुल डे का ट्रैवल का प्लान है तो ट्राई करो कि इवन डे में भी ना, दोपहर में लंच करोगे तो भी हैवी लंच नहीं करना चाहिए। कोई हल्का ही खाओ जिससे एसिडिटी प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि आप लोग अर्ली मॉर्निंग अगर निकलोगे तब भी बॉडी को थोड़ी मतलब नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। एसिडिटी आप कुछ भी कर लो, एसिडिटी से बच नहीं सकोगे, क्योंकि एक तो नींद इनकम्प्लीट रहेगी। नींद अगर सही रही तब भी आप लोगों का खाना पीना सही नहीं होगा, तो कहीं कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं होने वाली चीज़ है। फिलहाल मुझे लगता है बारिश की वजह से ना सामने कैमरे में थोड़ा रेन ड्रॉप्स आए हैं शायद। मेरे लेंस पे एक बार क्लीन करके लेता हूँ। होप कैमरा का लेंस थोड़ा क्लीन हो चुका है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चलेगा। मैं जब घर जाके मतलब एडिटिंग करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेरे फिलहाल वाइजर पे थोड़ा रेन ड्रॉप्स है, तो मुझे लगता है कि कैमरा लेंस पे भी हो सकते हैं शायद। तो ओके, मैं बता रहा था कि डिनर के बारे में, डिनर लंच तो खाने का एसिडिटी से बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए ट्राई करो कि खाना थोड़ा कम खाने। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको लगेगी ही, उसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग राइड के बारे में, लॉन्ग राइड आपको कितनी करनी चाहिए, मैं मेरी पर्सनली बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस, आपकी बॉडी जितना साथ देती है उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं गोवा से डायरेक्ट केरला के लिए गया था। केरला मुझे ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पड़ा था। तो 900 किलोमीटर में अगर मैं बात करूं 900 किलोमीटर की, तो स्टार्टिंग के जो 500 से 600 किलोमीटर है ना, वो मैंने मुश्किल से निकाले। वो निकालने के बाद और भी मुझे 300-400 किलोमीटर कवर करना था। तो बाकी के जो 400 किलोमीटर थे वो इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई कि ऐसे लगा कि बस अब और नहीं होता। मतलब दिल किया कि किसी होटल में जाकर स्टे करूं, रुक के निकलूं, बट मुझे मतलब कवर करना ही था, थोड़ा जिद थी। तो हाँ, बाइक राइड के ऊपर एक और चीज मैं बता दूं कि बाइक राइड करते समय ईगो और जिद को बीच में नहीं लेके आना चाहिए। अभी साइड में कोई कुछ मतलब छपरीगिरी करके गया या कोई आदमी कोई नाटक वाटक करके गया, तो उस पर भड़को मत। भड़क के उसको अभी दिखाऊंगा बोल के ऐसे भगा भगा के मत जाओ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेफ्टी। अब ऐसे ईगो पे लेके गाड़ी को चलाओगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। जैसे कि मैं ये जो केरला राइड की बात कर रहा था, तब मैं जब गया था, मैं करके दिखाऊंगा बोल के गया, तो स्टार्टिंग के जो 400 किलोमीटर थे, एंडिंग के सॉरी, उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि बाइक चलाते समय इतनी नींद आ रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा था गाड़ी चलाने। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसमें और भी मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, तो इसके लिए ट्राई करो कि लॉन्ग राइड, एकदम भी लॉन्ग राइड्स ना करें। और स्पेशली अगर आप लोगों के पास ऐसी बाइक्स है जो 200 सीसी की है, 300 350 सीसी की बाइक्स है, तो ऐसे सब लॉन्ग राइड्स ट्राई करने अवॉइड करो। अगर आप लोगों के पास सुपर बाइक है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सुपर बाइक ऑलमोस्ट, अभी हमारी जो बाइक है ये 110-120 मैक्सिमम जाएगी। उससे ज़्यादा अगर हम लोग इसे स्ट्रेच करेंगे तो मे भी बाइक में प्रॉब्लम आ सकती है।
इतना तो मैं भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि बाइक 120 की स्पीड में नॉन स्टॉप लंबे टाइम तक चल सकेगी। सुपर बाइक जो है वो आराम से 140, 150, 160 की स्पीड में चलती है। एक्चुअली उतना भगाना नहीं चाहिए, बट उसकी बाइक की कैपेसिटी उतनी है। और लॉन्ग हाईवे पे क्या होता है कि लोग सुनते नहीं है, सीधा भगाने लग जाते हैं। इसलिए वो बाइक चलेगा वैसे सब नाटक करने के लिए, बट हमारी जो ये सब बाइक्स है इन्हें ट्राई करो कि 80 या 90 के स्पीड में चलाने हैं। अगर आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को बेजार आ रहा है गाड़ी को 80 90 में चलाने, तो मैक्सिमम 100 लेके जाओ, उससे ज्यादा मत लेके जाओ। क्योंकि हम डैम श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही गाड़ी के अंदर, स्पेशली वाल्व्स को लेके या ऑयल सप्लाई को लेके बाइक कुछ तो ब्रेक डाउन करेगी। तो इसलिए दोस्तों ट्राई करो कि बाइक को ज़्यादा स्ट्रेच ना करे, और मैक्सिमम 80 90, ये दो स्पीड काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी जो बाइक्स है इस स्पीड पे ना नॉर्मली आराम से चलेगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बाइक कौन सी लेनी चाहिए लॉन्ग राइड्स के लिए, देखो भाई लोग, आप स्प्लेंडर ले लो, स्प्लेंडर से लोग लद्दाख वदाख जाके आते हैं। स्कूटी एंटॉर्क हो गई, ये सब बाइक लेके लोग लद्दाख राइड करते हैं। तो हम लोगों के लिए ये हाईवे पे चलाने क्या प्रॉब्लम है, बाइक कोई भी हो जाए आप चला सकते हो। मगर एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है कि वो उसे चलाता कैसा है। जो भी डिपेंड करता है वो राइडर के ऊपर है। ऐसे नहीं है कि बाइक में ये लगा दिया वो लगा दिया, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाइक में मत करो दोस्तों, उसकी जरूरत बाइक को है नहीं। बाइक आपकी स्टॉक कंडीशन है, बाइक की कंडीशन अच्छी है, टायर की कंडीशन अच्छी है, इंजन ऑयल अच्छा है, यही सब काफी है बाइक को लॉन्ग राइड्स को लेके जाने के लिए। कुछ भी कचरा काम करने मत जाओ दोस्तों गाड़ी में, स्पेशली वायरिंग को लेके इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स गाड़ी में बहुत जल्दी आ सकते हैं। और जहां पर भी वायरिंग का काम करोगे ट्राई करो कि वायरिंग का काम अच्छे से हो, सो दैट कोई शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि बाइक को आग वाग लग सकती है अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिक काम सही से नहीं होगा तो ट्राई करो कि जो भी आप बाइक पे काम करोगे सही से काम करोगे और अच्छे मैकेनिक से काम करवाओगे। और बाइक कोई भी हो, एक्टिवा हो जाए, फिर स्प्लेंडर हो जाए, कौन सी भी बाइक होने दो, लॉन्ग राइड के लिए जरूरी नहीं चाहिए कि बुलेट ही चाहिए सब लोगों को, बोल के कोई भी बाइक हो जाए, सीट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाओ, बस निकल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस ES200 के बाद ES200 के साथ बताऊं तो ये बाइक चल चुकी है 71,000 किलोमीटर। और इसके साथ इसने मुझे अब तक इतना भी मेजर कुछ रोड पे, एटलीस्ट मुझे रोड पे तो कभी इसने हाथ नहीं दिया है। बस एक बार मैं लॉन्ग राइड पे गया था, उसके बाद में हैंडल लूज हुआ था, तब भी मेरा हैंडल लूज हुआ था, तो मैं चलेगा 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 बोल के ऐसे ही चला रहा था बाइक को। तो मैं कॉलेज को गया और कॉलेज से जब मैं आ रहा था तो हैंडल ऑन द वे लूज हुआ, एक साइड से पूरा हैंडल बाहर ही निकल गया। एक ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो भी मेरी ही मस्ती की वजह से हुआ था। तो ये सेम ऐसी सब मस्ती रिपीट मत करोगा। बाइक आपकी जब भी जो भी मेंटेनेंस मांगेगी तभी उसका काम करवा दो, उसे ज्यादा लंबा मत खींचो। सेम अप्लाइज ऑन नॉर्मल बाइक, सुपर बाइक, जो भी बाइक है आप लोगों के पास, उसके साथ में सेम आपको करना है। जब भी बाइक जो भी सर्विस मांगेगी उसके साथ में सर्विस कर दो। उस पे कोई सस्ते का काम मत करो, जुगाड़ वुगाड़ मत करो, वो आपको साथ नहीं देगा रोड पे। बाइक कंफर्म 100% बाइक खराब होगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा लॉन्ग राइड्स को लेके, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मैं अगर बात करूँ लॉन्ग राइड जाने के बाद, डेस्टिनेशन पे आप जब भी पहुंचोगे उसके बाद, जब आप जो भी घूमना फिरना या फिर आपका जो भी काम है खत्म कर लोगे, जब रिटर्न आओगे तब आपको जो भी मतलब बाइक के साथ में सर्विसिंग करना है या आपको जो भी रेडी वेडी होना है गेटअप्स को लेके, उसके बारे में अगर डाउट होगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं रिटर्न आते समय जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस बारे में बता दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं बाइक चार्जर को लेके, बाइक में आप जो भी चार्जर डालोगे कुछ काम का नहीं है। मैंने अब तक 3 से 4 चार्जर बदल चुके हैं। वो क्या होता है कि एक 2-3 राइड तक काम देता है, उसके बाद में खराब हो जाता है। इसलिए ट्राई करो कि एक अच्छा वाला पावर बैंक ले लो और पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करो, क्योंकि मोबाइल चार्ज करना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग राइड्स में। क्योंकि स्पेशली 12 आवर्स की जो राइड होती है उसमें पूरा दिन तक मोबाइल नहीं आता है, क्योंकि आप लोग सॉन्ग सुनोगे, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, फोटो वोटो काटोगे, तो विद इन 6 to 7 आवर्स मोबाइल बंद पड़ जाएगा। इसके लिए ट्राई करो कि एक पावर बैंक अच्छा वाला कैरी करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।